नमस्कार। हमारी आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, आप 36 घंटे ट्रेन के एक स्लीपर कोच में, वो भी वेटिंग लिस्ट वाली टिकट पर, किसी तरह सफ़र करके एक बिल्कुल अनजान शहर पहुंचते हैं। और वहां पहुंचते ही आपको एक आलीशान, मतलब एक शानदार होटल के कमरे की चाबी दी जाती है, जहां आपको अगले 16 दिन रहना है। अरे वाह, दिमाग ही चकरा जाएगा, है ना? एक तरफ सालों की तंगी और वो संघर्ष, और दूसरी तरफ अचानक से ये लग्जरी। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। बिल्कुल। और यही वो पल था जिसने अयोध्या के एक लड़के आशीष गुप्ता की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। आज हमारे पास जो वीडियो है उसमें आशीष ने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बताई है। तो हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे उन पैटर्न्स को समझना है कि कोई अयोध्या के एक स्लम जैसे इलाके से निकलकर अपनी आईटी कंपनी का सीईओ कैसे बन जाता है। जी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो उस होटल तक पहुंचे कैसे, और उससे भी जरूरी कि वहां से आगे का सफर उन्होंने कैसे तय किया। तो चलिए उस आलीशान होटल से कई साल पहले की दुनिया में चलते हैं। आशीष का जन्म अयोध्या के एक बहुत ही गरीब और पिछड़े इलाके में हुआ था। अगर उनके परिवार के माहौल को समझें तो संघर्ष उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। उनके दादाजी साइकिल पर फेरी लगाकर सामान बेचते थे। अच्छा। चाचा मजदूरी करते थे। घर में पैसों की हमेशा तंगी रहती थी। और उनके बचपन के शौक भी उसी माहौल की कहानी कहते हैं, जैसे गोलियां खेलना, पतंग उड़ाना, और वो सड़क से माचिस की खाली डिब्बियां और कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन इकट्ठा करना। हाँ, ये माचिस की डिब्बियां इकट्ठा करने वाली बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। ये तो बस एक बच्चे का खेल लगता है ना? ऊपर से देखने पर तो ये खेल ही है, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा पैटर्न छिपा हो सकता है। जब कोई बच्चा बिना किसी वजह के चीज़ों को इकट्ठा करता है, उन्हें अलग अलग करता है, उन्हें जमाता है, तो वो अनजाने में सिस्टम बनाने की पहली ट्रेनिंग ले रहा होता है। सिस्टम बनाने की? हाँ, वर्गीकरण करने की। वो पैटर्न पहचान रहा होता है, चीजों को व्यवस्थित कर रहा होता है। और कौन जानता था कि यही मानसिकता, यही आदत आगे चलकर एक आईटी कंपनी चलाने में काम आएगी, जहां सब कुछ डेटा, पैटर्न और सिस्टम पर ही तो चलता है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उनके भविष्य की नींव बचपन के इस खेल में ही रखी जा रही थी। खैर, उनकी जिंदगी में पहला बड़ा बदलाव तब आया जब उनका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो गया। वो बताते हैं कि वहां का माहौल उनके घर से बिल्कुल अलग था। शुरुआत में वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उस माहौल ने उन्हें एक बड़ा सपना देखने की हिम्मत दी। और वो सपना था आईआईटी। हाँ, आईआईटी, भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि छोटे शहरों और गरीब घरों के बच्चों के लिए आईआईटी सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होता। तो फिर क्या होता है? वो अपनी पहचान बदलने का एक टिकट होता है। पहचान बदलने का टिकट? जी, ये उस दुनिया से बाहर निकलने का एक जरिया है जिसमें वो पले बड़े हैं। ये सिर्फ करियर बनाने का लक्ष्य नहीं, बल्कि अपनी मौजूदा हकीकत को चुनौती देने की एक जिद बन जाता है। आशीष के लिए आईआईटी का सपना शायद यही था। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी। 9वीं से 12वीं तक इतनी मेहनत की कि जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। 10वीं के बोर्ड एग्जाम में गणित में 92%, 92%। हाँ, और 12वीं में फिजिक्स में 87%। ये नंबर उस लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी जो कुछ साल पहले तक पढ़ाई में कमजोर माना जाता था। लेकिन आईआईटी का सपना देखना एक बात है, और उसे हकीकत में बदलना, खासकर जब आपके पास संसाधन ना हो, बिल्कुल दूसरी। कानपुर में कोचिंग का दौर उनके लिए एक कड़वी सच्चाई लेकर आया। हाँ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और ये सिर्फ एक परीक्षा में फेल होना नहीं था। नहीं, ये उस टिकट का छिन जाना था जो उन्हें एक नई दुनिया में ले जा सकता था। ये बहुत बड़ा झटका था। इतना बड़ा झटका कि उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वो आगे पढ़ाई नहीं करेंगे, अब सिर्फ पैसे कमाएंगे। घर के हालात ही ऐसे थे। उन्हें लगा कि सपने देखने का वक्त खत्म हो गया, और यहीं से उनकी जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जो शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी था। उन्होंने घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं था। वो सुबह 4 बजे उठते थे और रात 10 बजे तक, दिन में लगभग 16-18 घंटे साइकिल पर घूम घूम कर ट्यूशन पढ़ाते थे। ये तो सिर्फ पेट पालने की एक मजबूरी लगती है। सतह पर तो ये मजबूरी ही थी, लेकिन क्या ये सिर्फ मजबूरी थी? नहीं। या अनजाने में ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप बन गई थी। स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप? जरा सोचिए, 3 साल तक हर रोज हर घंटे
आप अलग अलग उम्र के बच्चों और उनके माता पिता से बात कर रहे हैं। आप मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझा रहे हैं। आप लोगों को अपनी बात मनाने के लिए मना रहे हैं। सही बात है। इससे तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल, लोगों को समझने की काबिलियत कहां से कहां पहुंच गई होगी। और उनका आत्मविश्वास भी बड़ा होगा। 10वीं तक के गणित और विज्ञान तो वो बिना किताब देखे पढ़ा सकते थे। बिल्कुल। वो जिसे सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझ रहे थे, वो असल में उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा निवेश बन रहा था। वो अनजाने में सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और टाइम मैनेजमेंट सब कुछ एक साथ सीख रहे थे। ये उनकी जिंदगी का रियल वर्ल्ड MBA था, जिसकी कोई डिग्री नहीं मिलती, लेकिन जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। और इसी रियल वर्ल्ड MBA की वजह से उन्हें अपना पहला मौका मिला। BSc के तीसरे साल के एग्जाम के दौरान उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन देखा। लखनऊ में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बिजनेस एग्जीक्यूटिव की नौकरी थी। अब उन्हें पता भी नहीं था कि ये नौकरी होती क्या है। जिसका मतलब असल में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनकर डॉक्टरों से मिलना, उन्हें अपनी कंपनी की दवाइयों के बारे में बताना और उन्हें अपनी दवाइयां लिखने के लिए मनाना था। ये पूरी तरह से एक सेल्स की नौकरी थी। और आशीष के पास साइंस की डिग्री तो थी, पर सेल्स का कोई अनुभव नहीं था। फिर भी वो इंटरव्यू देने लखनऊ पहुंच गए। इंटरव्यू में उनसे उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से, जो उन्होंने पिछले 3 सालों में सीखा था, उसी अंदाज में जवाब दिए और नतीजा वो चुन लिए गए। हाँ, उनकी कम्युनिकेशन और आत्मविश्वास ने काम कर दिया। बिल्कुल। उन्हें कहा गया कि 26 मई 2008 को पुणे के लिए टिकट करा लें। 16 दिन की ट्रेनिंग थी और यहीं से कहानी वापस उस मोड़ पर आती है जहां से हमने शुरू की थी। वो 36 घंटे का मुश्किल सफर और फिर वो आलीशान होटल, ये उनकी जिंदगी का वो विरोधाभास था जो दिखा रहा था कि उनकी मेहनत उन्हें एक नई दुनिया के दरवाजे तक ले आई है। ये सिर्फ एक भौतिक बदलाव नहीं था, ये एक मानसिक और सामाजिक छलांग थी। ये वो पल था जब किसी को यकीन होता है कि हाँ, मेरी मेहनत रंग ला रही है। ये सफलता का पहला स्वाद था जो आगे की यात्रा के लिए ईंधन का काम करता है। तो उन्होंने 12,000 रुपए की शुरुआती सैलरी से अपना कॉर्पोरेट सफर शुरू किया। कुछ साल फार्मा सेक्टर में काम किया और उनकी सैलरी 50-60 हज़ार तक पहुंच गई। यहाँ तक की कहानी तो बहुत प्रेरणा देती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल है। एक फार्मा कंपनी में काम करने वाले सेल्स एग्जीक्यूटिव से एक IT कंपनी डिजिटली सक्सेस के फाउंडर और CEO बनने तक का सफर, ये बहुत बड़ी छलांग है। ये कैसे हुआ होगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और वीडियो में इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। फार्मा सेल्स में उन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया का अनुशासन, टारगेट पूरा करने का दबाव और क्लाइंट रिलेशनशिप बनाना सीखा होगा। लेकिन IT कंपनी शुरू करने के लिए आपको टेक्निकल स्किल चाहिए, जिसका मतलब है वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, ये सब। हाँ, तो 2 बातें हो सकती हैं। या तो उन्होंने नौकरी के साथ साथ ये नई स्किल्स खुद सीखी, या फिर उन्होंने बाजार में एक मौका देखा और अपनी सेल्स और मैनेजमेंट स्किल का इस्तेमाल करके एक टेक्निकल टीम बनाई। अच्छा। ज्यादातर संभावना यही है कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की बढ़ती हुई जरूरत को समझा, अपनी सेल्स की कला का इस्तेमाल करके शुरुआती क्लाइंट्स लाए होंगे और फिर काम करने के लिए टेक्निकल लोगों को हायर किया होगा। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हर काम खुद नहीं करता, वो सही टीम बनाना जानता है। ये बात तो सही है। आज वो अपनी कंपनी चलाते हैं, उनके पास अपना घर, कार और सबसे जरूरी अपने परिवार के लिए वक्त है। उन्होंने पैसिव इनकम के स्रोत भी बनाए हैं, मतलब ऐसे जरिए जहां से उन्हें बिना एक्टिव रूप से काम किए भी आमदनी होती रहती है। जैसे कि शायद प्रॉपर्टी का किराया या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट। हाँ, शायद। और ये दिखाता है कि वो सिर्फ नौकरी बदलने के बारे में नहीं, बल्कि असली आर्थिक आजादी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है। वो अपने जीवन के एक फलसफे के बारे में बात करते हैं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। उनका मानना है कि लोग सबसे जरूरी हैं और किसी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं कि आप सच बोलकर भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं और ऐसी सफलता ही लंबे समय तक टिकती है। ये एक बहुत ही आदर्शवादी सोच है और काबिले तारीफ भी। लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया तो बहुत प्रतिस्पर्धी है, गला काट कंपटीशन है। क्या सिर्फ सच बोलना और कभी किसी को धोखा न देना की नीति हमेशा व्यवहारिक होती है? क्या ये कभी उनके बिजनेस के लिए एक चुनौती नहीं बनी होगी? हो सकता है बनी हो। शायद सच बोलने की वजह से उन्हें कुछ क्लाइंट्स गंवाने पड़े हों जो फटाफट झूठे वादों वाले नतीजे चाहते थे। लेकिन शायद लंबे समय में इसी ईमानदारी ने उन्हें ऐसे क्लाइंट्स दिए जो उन पर भरोसा करते हैं। जैसा वो कहते हैं, ऐसी सफलता ज्यादा टिकाऊ होती है। ये उनकी मजबूत नैतिकता को दिखाता है।
और यही नैतिकता उनके एक और काम में दिखती है। उन्होंने बताया कि उनका एक पुराना YouTube चैनल था जिस पर 300-400 वीडियो थे, लेकिन कॉपीराइट की कुछ गलतियों की वजह से वो डिलीट हो गया। कॉपीराइट यानी किसी और का कंटेंट जैसे म्यूजिक या वीडियो क्लिप बिना इजाजत के इस्तेमाल कर लेना और 300 वीडियो की मेहनत का एक झटके में खत्म हो जाना, ये तो किसी को भी तोड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नया चैनल बनाया और फिर से शुरुआत की। ये उनके हार नहीं मानूंगा वाले जज्बे को सच साबित करता है। ये लचीलापन, जिसे अंग्रेजी में रेजिलियंस कहते हैं, शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। IIT में फेल होने से लेकर YouTube चैनल डिलीट होने तक हर झटके के बाद वो और मजबूती से वापस आए हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार क्या निकलता है? मेरे लिए ये कहानी सिखाती है कि हमारी शुरुआत कैसी भी हो, हम कहाँ से आते हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। मेहनत, सीखने की ललक और मुश्किलों को मौकों में बदलने की काबिलियत हमें कहीं भी पहुंचा सकती है। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगी। आशीष गुप्ता की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे मजबूरी में सीखे गए हुनर, जैसे उनका 3 साल तक ट्यूशन पढ़ाना, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश बन सकते हैं। वो स्किल जो उस वक्त सिर्फ गुजारे का एक जरिया थी, बाद में उनके कॉर्पोरेट करियर और फिर एंटरप्रेन्योर बनने की नींव बनी। तो आज की चर्चा के अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सवाल ये है कि हम सब के आज के संघर्षों में, हमारी आज की तथाकथित मजबूरियों में ऐसे कौन से छिपे हुए हुनर हैं? वो कौन सी ट्यूशन पढ़ाने जैसी चीज है जो हम आज कर रहे हैं और जो शायद अनजाने में भविष्य में हमारा सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है? इस पर सोचिएगा जरूर।